हमने स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को एसएचएम करते हुए समझा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हो, कुछ इस तरीके से मान लीजिए दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हो और इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो। फॉर एग्जांपल ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है जब स्प्रिंग एनएलपी पर है, यहाँ पर अभी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है स्प्रिंग अभी, ठीक है ना। उस समय इसको 3 से धक्का दे दिया, इसको 2 से धक्का दे दिया। अब ये मोशन हमें एनालिसिस करना है। पहले तो ये एसएचएम है भी नहीं है, कैसा मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब इसमें देखना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास देखते हैं, सेंटर ऑफ मास चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि ये हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनालिसिस करेंगे इसको। वैसा क्यों करेंगे वो समझेंगे, लेकिन पहले सेंटर ऑफ मास की हालत देखते हैं। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। तो देखिए भाई जरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 u1 प्लस m2 v2, आगे को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 2 into 3 प्लस 3 kg इंटू -2 पीछे की तरफ है वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m2, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ गई है। मतलब ये जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा भाई, बीचों बीच होगा क्या सेंटर ऑफ मास? नहीं, ये 3 kg है, भारी मास के पास में होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो है कहीं यहां पर होगा 3 kg के पास में और 2 kg से थोड़ा सा दूर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हम L1 मान लें, डिस्टेंस L2 मान लें, तो L1 बाई L2 इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में होती है ये, है ना। ये सेंटर मास में पढ़ चुके हैं, तो 2/3 के रेशियो में होगी L1 बाई L2, ठीक है। चलिए सेंटर मास रेस्ट पर है, तो अब देखते हैं जरा इसका मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका मोशन कैसे हो रहा है, हमने सेंटर ऑफ मास का लोकेट कर लिया, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर ये वापस आए, फिर ये रुके, फिर नेचुरल लेंथ की तरफ वापस जाएंगे। सेंटर ऑफ मास हिला भी नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी नहीं जिससे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। कैसे मोमेंटम कंजर्व्ड है हमको पता है भाई, इस पे एफ एक्सटर्नल कितनी है, नेट एफ एक्सटर्नल 0 है, तो जो सिस्टम का मोमेंटम है जो कितना होता है कैपिटल एम वीसीएम, वो कंजर्व्ड रहेगा, और वीसीएम कितनी है 0, तो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा। देखिए सिस्टम का जो मोमेंटम है ना वो हमेशा 0 है। ये एनालिसिस हम सेंटर मास में भी कर चुके हैं, सेंटर मास के फ्रेम में, और यहाँ पर तो सेंटर मास एक्चुअली में खुद रेस्ट पर ही है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो इन वैल्यूज के साथ में ग्राउंड फ्रेम और सेंटर मास का फ्रेम एक ही है, क्योंकि सेंटर मास भी रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, ये दोनों ब्लॉक्स एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो ये दोनों साथ में रुक रहे थे, फिर वापस, फिर साथ में रुक रहे थे, फिर वापस। अब ऐसा कैसे हो रहा था कि साथ में रुक रहे थे, ये रुके, ये आए, रुके, फिर रुके, फिर रुके। अब इसको जरा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं इन्हीं वैल्यूज के साथ में, ठीक है। सेंटर मास नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि सेंटर मास रेस्ट पर है। देखते हैं भाई, चलिए अब तो इसका जो मोशन है ये दोनों की नेचुरल लेंथ हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। ये नेचुरल लेंथ पर है तो ये दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अभी स्प्रिंग एनएलपी पर है, ठीक है, अभी बिल्कुल स्प्रिंग जो है वो एनएलपी पर ही है, ठीक है ना, दिस इज एनएलपी। अब देखिए ये भाई साहब इधर कितने से स्टार्ट कर रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, ये भाई साहब इधर कितने से जा रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, मोमेंटम 0 है सिस्टम का, 2 3 जा 3 2 जा कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब ये चलना स्टार्ट करेंगे, देखिए ये चले, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर रुके। अब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ कैसे रुकेंगे, ये 2 kg जब रुकेगा तो 3 kg भी तभी रुकेगा। ऐसा कैसे हो रहा है, मान लीजिए 2 kg रुका, 2 kg की वेलोसिटी 0 हो गई, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही 3 kg की वेलोसिटी भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम 0 है और हमेशा 0 ही रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कंजर्व्ड है मोमेंटम। तो जितना इनिशियल 0 उतना ही फाइनल 0। तो मान लीजिए ये 0 पे आया और ये चल रहा होता, तो इसका मोमेंटम 0, इसका नॉन 0, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम नॉन 0 हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों साथ में रुकेंगे, सेंटर मास फ्रेम में बात कर रहे हैं हम, दोनों के दोनों साथ में रुकेंगे, क्योंकि एक का मोमेंटम 0 तो दूसरे का भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिलाकर 0 है, ठीक है। तो ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ 3 kg, मीन पोजीशन ऑफ 2 kg, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ 2 kg।
वापस आएंगे, देखिए अब वापस एनएलपी से दोनों साथ में गुजरेंगे। अब स्प्रिंग एनएलपी पे आ गई। जब ये 2 kg यहां पर था और 3 kg यहां पर था तो स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन था। अब वापस एनएलपी पे आ गई। अब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा क्योंकि अब ये इधर जा रहा है 3 से और ये भी इधर जा रहा है 2 से। एनएलपी से वेलोसिटीज के डायरेक्शन पलट गए, पहले यूं जा रहे थे अब ये यूं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर ये इधर की तरफ जाएंगे, फिर ये इधर की तरफ जाएंगे। नाउ दिस इज दी अदर एक्सट्रीम पोजीशन, अदर एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब यहां पर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर है और यहां पर वेलोसिटी 0 और यहां पर इसकी वेलोसिटी भी 0, दोनों साथ में रुकेंगे, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कंप्रेशन से वापस देखिए ये अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 2 kg का मोशन देखें तो 2 kg का मोशन देखिए कैसा हुआ। 2 kg पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। इसका मोशन ऐसे हुआ 2 kg का, ठीक है ना। 3 kg पहले ऐसे गया था भाई, 3 kg ऐसे गया सबसे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से कुछ 3 kg गया, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 kg का पाथ है, ये 3 kg का पाथ है। जब 2 kg यहां पर था इस एक्सट्रीम पर तो 3 kg इस एक्सट्रीम पर था। जब 3 kg यहां पर था तब 2 kg इस मोमेंट पे था, ठीक है। यहां पर और यहां पर इन दोनों के बीच में जब स्प्रिंग थी तो दैट वाज मैक्सिमम कंप्रेशन, और जब ये इन दोनों के बीच में जब स्प्रिंग थी तो दैट वाज मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। ये तो मैक्सिमम कंप्रेशन था एंड दैट वाज मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है ना। तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन से मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों रुके, एनएलपी वापस, देन मैक्सिमम कंप्रेशन, देन एनएलपी, देन मैक्सिमम इलोंगेशन, एनएलपी, मैक्सिमम कंप्रेशन, यही चलता जाएगा। तो दोनों ब्लॉक्स एक्चुअली में एसएचएम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर इधर इधर, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। अब हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है कि यार कितने टाइम में ये एक पूरा चक्कर हो रहा है। अब गौर करने वाली बात पता है क्या है, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है दोनों ब्लॉक्स का। क्योंकि देखिए जब 2 kg यहां पर था तब 3 kg यहां पर था, जब 3 kg यहां पर था तो 2 kg यहां पर था। जितनी देर में 2 kg ने एक पूरा चक्कर करा उतनी देर में ही 3 kg ने एक पूरा चक्कर करा अपना। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ये हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे। देखो अभी कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन हमको फिजिक्स से तो फील आई गई भाई, स्प्रिंग एनएलपी से जब चलना स्टार्ट होगी, स्प्रिंग जब एनएलपी से दोनों को चलाएगी तो वापस एनएलपी पे सेम टाइम बाद ही आएगी, ठीक है। तो 3 kg और 2 kg दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होगा। अब एनालिसिस करते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। नाउ तो ये 3 kg, ये 2 kg। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ स्टेशनरी है। देखिए ये जब एसएचएम मोशन कर रहे थे, 3 से गए थे 2 से गए थे तो कुछ इस तरीके से कर रहे थे। तो ये स्प्रिंग जो ये वाला पार्ट है स्प्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, ये बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, ये बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा। तो पता है अपन इसको कैसे मान सकते हैं, जैसे कि यहां पर से स्प्रिंग के 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहां पर किसी ने बीच में दीवार लगा दी है और ये स्प्रिंग अलग है और ये स्प्रिंग अलग है, क्योंकि यहां वाली स्प्रिंग का तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा। तो ये एक तरीके से कुछ ऐसे हो गया, ये 3 kg इस स्प्रिंग से कनेक्टेड और 2 kg स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक ही स्प्रिंग। पर देखिए क्योंकि ये यहां से बीच में से स्प्रिंग का कोई मोशन नहीं है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि स्प्रिंग के 2 टुकड़े हो चुके हैं। 3 kg वाला इस टुकड़े के साथ एसएचएम कर रहा है, 2 kg वाला इस टुकड़े के साथ एसएचएम कर रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये जो हिस्सा है ये ऐसा ही लग रहा है जैसे दीवार से 2 अलग अलग स्प्रिंग कनेक्टेड है एक ही, बिल्कुल ये एक ही स्प्रिंग है। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि 2 एसएचएम हो रहे हैं, एक इस स्प्रिंग के साथ में, ये मान लो K1 की स्प्रिंग है और ये इतना सा टुकड़ा K1 का है और ये K2 का टुकड़ा है। तो 2 kg वाला K2 के साथ कर रहा है, 3 kg वाला K1 के साथ एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जनरल M1 और M2 मानते हुए, ठीक है। तो भाई हमने जनरल M1 और M2 ले लिया, इनका सेंटर मास यहां पर आ गया, ठीक है। अब टाइम पीरियड निकालना है। मैथमेटिकली दोनों का टाइम पीरियड सेम आना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, आएगा तो सेम ही। सेंटर मास के फ्रेम में दोनों एसएचएम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम मान लेते हैं ये L1 लेंथ की स्प्रिंग है, ठीक है, एंड ये L2 लेंथ है। टोटल मिला के जो स्प्रिंग थी वो L0 की मान लेते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट उसका मान लेते हैं हम K।
ये जो पूरी स्प्रिंग है, ये जो पूरी की पूरी स्प्रिंग है, ये एल नॉट लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ है अभी, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेते हैं K1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब हमको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट छोटी स्प्रिंग का कैसे निकालते हैं। देखिए KL इक्वल टू कांस्टेंट, तो KL नॉट इज इक्वल टू K1 L1 एंड इन फैक्ट KL नॉट इज इक्वल टू K2 L2, ये भी होगा। अब देखिए ये M1 मास का ब्लॉक किस स्प्रिंग के साथ में SHM कर रहा है, K1 वाली के साथ में, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर अपन टाइम पीरियड ऑफ 1 देखें M1 2 पाई अंडर रूट M1 बाय K1, और T2 देखें अगर अपन तो 2 पाई अंडर रूट M2 बाय K2, ठीक है, दोनों का M2 बाय K2 और ये M1 बाय K1। अभी दोनों सेम कैसे आएंगे, अब देखिए हमें K1 की वैल्यू, चलो T1 पे फोकस करते हैं, K1 की वैल्यू हमें K और K के टर्म्स में निकालनी है, बेसिकली K M1 M2 इनके टर्म्स में निकालनी है हमको। अब देखो एक चीज और पता है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो L1 बाई L2 जब सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास दोनों मासेस को इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है लेंथ को, ठीक है। तो L1 बाय L2 विल बी इक्वल टू M2 बाय M1, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दैट इंप्लाइज दैट M1 L1 इज इक्वल टू M2 L2, बिल्कुल। तो देखिए M1 L1 इक्वल टू M2 L2 आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, इस रिजल्ट को यूज करेंगे अभी अपन। अब ये देखिए ये पूरी लेंथ है L0, ठीक है, तो L1 प्लस L2 कितना है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L0 है। चलिए अब L1 प्लस L2 इक्वल टू L0 है, तो हम L1 को L0 के टर्म्स में निकालें, तो L2 को पहले L1 के टर्म्स में लिख दें, तो ये हो गया L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी आ गई, L2 की वैल्यू आ चुकी है M1 बाय M2 इंटू L1, देखिए इक्वल टू L0, तो L1 एलसीएम आ जाएगा ये M2 प्लस M1 बाय M2 इज इक्वल टू L0। अब हम क्या करते हैं, K1 की वैल्यू हमें K के टर्म्स में निकालनी है, तो L1 भी हटाना है यहां से, तो L1 को हम L0 के टर्म्स में डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, देखिए K1 L1 इज व्हाट, अब मैथमेटिकल एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर अब पूरा M2 L0 अपॉन M1 प्लस M2, तो इस पार्ट को हटा दें एक बार को अपन अगर, सो L0 से L0 गया, तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, K1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, अभी देखिए ये यहाँ पे K1 की वैल्यू डाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे पास में, इसका रिजल्ट यूज कर चुके हैं हम। तो K1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में D1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M1 अपॉन K1 की वैल्यू देखिए कितनी आ चुकी है, M1 प्लस M2 इधर चल जाएगा, L0 यहां से हटा देते हैं, तो M1 प्लस M2 इधर चले गया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय M2, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। नाउ तो ये K1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम K2 की वैल्यू निकालेंगे, तो K2 की वैल्यू पता है कितनी आएगी, K इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1, मैथमेटिकली चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बस एक बार टाइम पीरियड है फिर मजा आ जाएगा। अब K1 की वैल्यू डाल देते हैं, K M1 प्लस M2 इंटू M2, ठीक है, तो ये देखिए कितना आ गया, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमने पढ़ा था M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 रिड्यूस्ड मास, सेंटर मास में पढ़ा था हमने, ये रिड्यूस्ड मास को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के की स्प्रिंग है अगर, तो जो टाइम पीरियड आ गया फर्स्ट वाले ब्लॉक का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, वेयर म्यू इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, दैट इज रिड्यूस्ड मास, ये रिड्यूस्ड मास है, देखो ये, ठीक है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से जब T2 निकालेंगे ना, K2 की वैल्यू रखेंगे, देखो K2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, K2 की वैल्यू रख देते हैं, तो K2 की वैल्यू आ जाएगी K M1 प्लस M2 इंटू M1, देखिए सेम ही आ रहा है, ये भी म्यू है, तो दिस इज इक्वल टू T2,
दोनों m1 और m2 का टाइम पीरियड सेम ही आ रहा है 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। जब एक ब्लॉक होता है m मास का तो 2 पाई अंडर रूट m बाय के। जब दो ब्लॉक है m1 m2 के सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड तो म्यू बाय के वेयर म्यू इज रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। देखिए फिजिक्स से तो हमको फील ही आ गई थी कि कैसे होगा, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज, ठीक है। चलिए भाई 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, एम के बदले म्यू आ गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब हमसे इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं भैया कि देखो t इक्वल टू 0 पर 3 kg 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 kg 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। स्प्रिंग NLP पर है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। हमें बताना है फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज मैक्सिमम। अभी NLP पर है ये, ठीक है। 2 kg का ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 kg 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब इसमें इलोंगेशन कितने समय बाद मैक्सिमम होगा वो निकालना है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की, देखिए अभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं है। ये सेंटर ऑफ मास का फ्रेम नहीं, ग्राउंड फ्रेम से हमें वैल्यूज गिवन है। ये ग्राउंड फ्रेम से वैल्यूज गिवन है हमें। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 नहीं है अभी। 2 इंटू 4 देखिए VCM अगर हम कैलकुलेट करें तो VCM की वैल्यू हो जाएगी 2 4 जा 8, इधर की डायरेक्शन में -3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम रेस्ट पे नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है अभी। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका मोशन देखिए किस तरीके से होगा। ग्राउंड फ्रेम में इसका मोशन देखते देखिए किस तरीके से होगा। ग्राउंड फ्रेम में इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये 3 kg चलेगा, 2 kg भी चलेगा, दोनों का सिस्टम मिला के आगे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मोशन कर रहे हैं, ये आगे भी जाते जा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में ये SHM नहीं है क्योंकि देखिए पूरा सिस्टम आगे जा रहा था। तो हमें किस फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए दोनों जो मोशन हो रहे थे, ये जो मोशन हो रहे थे ये ऐसे 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 करके आगे भी बढ़ रहे थे। हमने सेंटर मास को रोक दिया। मतलब ये मान लीजिए कार के अंदर ऐसे 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 कर रहे हैं और ये कार आगे जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो इनका मोशन ग्राउंड से देखने पे ऐसा 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 लग रहा है। कार को रोक दी मतलब सेंटर ऑफ मास को रोक दिया तो ऐसे 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 दिखेगा जो कि SHM होगा, जिसको हम एनालिसिस करना अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखते हैं इसका। अभी कैलकुलेट करी थी हमने, VCM कितनी आई थी 1 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में घुसेंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे 3 और 1 में से आगे वाली 1 घटा देंगे मतलब जुड़ जाएगी 2। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। देखिए भैया सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा था, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे तो इधर 1 और इधर 1, तो 4 - 1 3 एंड 1 + 1 2। तो ये सेंटर ऑफ मास का फ्रेम आ गया। इसमें अब हम एनालिसिस आराम से कर सकते हैं, इनफैक्ट कर चुके हैं। तो अब देखिए ये नेचुरल लेंथ है। अब स्प्रिंग में चाहे ग्राउंड फ्रेम में इलोंगेशन मैक्सिमम आए या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इलोंगेशन मैक्सिमम आए, इलोंगेशन मैक्सिमम तो इलोंगेशन मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए मैक्सिमम इलोंगेशन, इसका मोशन अगर देखें तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये पहले इधर जा रहा था तो इसका ऐसे मोशन माने, ठीक है। तो भैया तो ये यहां जब आएगा और ये यहां जब आएगा तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगी। अब बताइए इसका टाइम पीरियड टोटल कितना t, तो यहां से लेकर यहां तक जाने का टाइम कितना t/4। तो बस हमारा जो आंसर हो गया दैट इज इक्वल टू t/4। और जहां पर t कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू m1 m2 2 इंटू 3 अपॉन 2 + 3 बस। तो t/4 टाइम बाद इनमें मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, ठीक है। सर में मिनिमम टाइम क्यों पूछा है, मिनिमम टाइम क्यों पूछा है? अरे भैया मैक्सिमम इलोंगेशन तो कई बार आएगा, एक बार यूं गया फिर वापस भी तो जाएगा,
फिर वापस भी जाएगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो बार बार आता जाएगा। इसलिए पूछा है कि सबसे पहली बार मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा, इसलिए मिनिमम टाइम की बात करी गई है, जो कि t/4 टाइम बाद आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, t की वैल्यू 2π√μ/k। चलिए भाई, अब कोई हमसे पूछे भाई ये बताइए मिनिमम टाइम आफ्टर विच स्प्रिंग कम्स बैक टू एनएलपी। अभी एनएलपी से स्टार्ट करा है, वापस एनएलपी पे कब आएगी स्प्रिंग, वापस एनएलपी पे कब आएगी स्प्रिंग, ये बताना है हमको। तो यहां से चलकर वापस 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 यहां तक कितने टाइम बाद, t/2 आंसर आ गया हमारा। समझ में आई बात? t/2 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। पता है इसमें क्या होगा, एक और मस्त चीज देखिए। अगर ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं हम अभी, 2 kg का एम्पलीट्यूड अगर हम A2 माने और 3 kg का एम्पलीट्यूड अगर हम A3 माने, चलिए A3 मान लेते हैं, तो पता है ये A2 और A3 भी इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में ही होंगे। तो हम बोल रहे हैं बेसिकली कि A2/A3 जो होगा, A2/A3 होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में होगा 3:2 में। पता है ऐसा कैसे होगा? देखिए, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जो है रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा हमेशा। अब जब 2 kg यहां पर होगा, ध्यान से सुनना, देखो 2 kg जब यहां पर होगा तो 3 kg यहां पर होगा, तो 2 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 kg का डिस्प्लेसमेंट A2 पॉजिटिव में। हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है m1 इंटू डेल्टा r1, फर्स्ट वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए डेल्टा rcm तो 0 है, सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव कर ही नहीं रहा, m1 2 kg ले लेते हैं, 2 इंटू आगे की तरफ A2 तो पॉजिटिव, m2 की वैल्यू कितनी है 3 kg, डेल्टा R2 इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब 2 kg यहाँ आता तो 3 kg यहाँ आता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -A3 नेगेटिव डायरेक्शन में अपॉन 2 + 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 में मिल गया। तो देखिए 2A2 = 3A3, दैट इंप्लाइज दैट A2/A3 = 3/2, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 2 kg वाला 3x टाइम्स अगर जाएगा तो 3 kg वाला 2x टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब एक चैलेंजिंग सवाल प्रैक्टिस करते हैं, देखो मजा आएगा सॉल्व करने में। देखिए, हमें 2 ब्लॉक्स गिवन है A और B, दोनों m और m मास के। ठीक है, t = 0 पर B V से आगे जा रहा है और A V से पीछे जा रहा है, दोनों का मास सेम है। ठीक है, स्प्रिंग एनएलपी पर है, नेचुरल लेंथ L0 है और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। t = 0 पर एनएलपी पर है और जिसकी नेचुरल लेंथ है L0। ठीक, और ये ओरिजिन गिवन है। हमसे A का पोजीशन और B की पोजीशन, A की पोजीशन और B की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछी जा रही है। ठीक है, तो भाई अगर हम एनालिसिस करें यहां पर तो B का भी SHM का पाथ बना लेते हैं। अब क्योंकि इक्वेशन लिखनी है तो दोनों को जो हम SHM एनालिसिस करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट इनका एम्पलीट्यूड सेम ही होगा दोनों का। क्यों सेम होगा दोनों का? क्योंकि दोनों का मास सेम है। अभी हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड का रेशियो इनवर्स रेशियो मासेस में होता है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो मान लीजिए ये A एम्पलीट्यूड का SHM कर रहे हैं, ये इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन एंड ये इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन हम कैसे लिखते हैं, x ऑफ A विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ A प्लस A साइन ओमेगा t प्लस फाइव। A के लिए ये लिख दी इक्वेशन हमने। ठीक है, अगर हम B के लिए इक्वेशन लिखें तो B के लिए भी लिखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ B प्लस A साइन, दोनों का टाइम पीरियड सेम तो दोनों की ओमेगा भी सेम। अच्छा, फाई अलग अलग हो सकता है दोनों का, ओमेगा t प्लस फाई ऑफ B। ठीक है, तो अब A की इक्विलिब्रियम पोजीशन, B की इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फाई सब निकालना है अपने को V और M के टर्म्स में। ठीक है, K भी गिवन है हमको। ठीक है, V M K इनके टर्म्स में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो ओमेगा देखते हैं। देखिए टाइम पीरियड हमने क्या देखा था, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के, और ओमेगा कितनी होती है
2 पाई बाय टी, तो कितनी हो गई ये अंडर रूट के बाय म्यू। म्यू की वैल्यू जरा देखें, m1 m2 दोनों मास सेम है, अपॉन m1 प्लस m2, तो m2m नीचे आ गया, दैट इज m बाय 2। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, के m बाय 2, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू तो आ गई भैया, ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ पर इस इक्वेशन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन देखें ए की, ए किस इक्विलिब्रियम के अबाउट कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट कर रहा है ए, तो एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई 0 ए की। बी की इक्विलिब्रियम पोजीशन देखिए, कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन का, कितनी दूरी पर है ये, L0 दूरी पर है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L0। ये x इक्वल टू L0, अगर हम इसको x एक्सिस मान लें, x इक्वल टू L0 के अबाउट SHM कर रहा है, सो दिस इज नाउ L0, ये भी आ गई भाई। फाई ए देखें, इनिशियल फेज ऑफ ए, अब देखिए ए टी इक्वल टू 0 पर इधर जा रहा है, मीन पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा है, मतलब इधर है ये, ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी इनिशियल फेज क्या हो गया, इसका इनिशियल फेज इसका हो गया ये पाई, ये भी आ गया, ठीक है। और बी तो राइट में जाके स्टार्ट कर रहा है, और हमने राइट को पॉजिटिव लिया है, इसलिए ये आ गया 0, ठीक है। चलिए अब बचा एम्पलीट्यूड निकालना। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालें इसका, देखिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी v कितनी होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई v बाय ओमेगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भैया v बाय ओमेगा, एंड v बाय ओमेगा विल बी इक्वल टू m बाय 2k, तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई v अंडर रूट m बाय 2k, बस आंसर आ गया। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे। इस तरीके से इनकी पोजीशन हमने टाइम का फंक्शन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। समझ में आई बात है। तो 2 ब्लॉक एसएचएम में हमने क्या देखा कि वो एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एसएचएम करते हैं। अच्छा, एक बात अपन इसमें भूल गए करना, पहले ये तो हिसाब लगा लेते कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं है, सबसे पहले वो हिसाब लगाना होता, नहीं तो उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ता अपने को। तो ये सारा एनालिसिस तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होता है। चेक करते हैं भैया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, mv माइनस mv, इधर जा रहा है 0, बच गए अपन। ग्राउंड फ्रेम में भी जो है ये यही मोशन कर रहा है जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेगा। सबसे पहले हमेशा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही निकालना है अपने को, क्योंकि उसी के फ्रेम में तो एसएचएम होगा। ग्राउंड फ्रेम में तो ऐसे 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 आगे पीछे फिर आगे जाते हुए ऐसा कुछ होगा मोशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों ब्लॉक एसएचएम करते हैं।